हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का हिस्ट्री 9 क्लास का है और इसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। समाज में जो है कैसे परिवर्तन होता है, कैसे रूसी क्रांति का उदय होता है, और यहाँ पर हम ये भी पढ़ेंगे कि समाज किस प्रकार से बदलता है। आप यूरोप के क्षेत्र में देखें तो फ्रांस में कैसे कैसे जो है पहले जो है वहाँ पर स्टेट्स का राज था। जो व्यापारी होते थे उनका राष्ट्र जो है और चर्चों का यहाँ पर राज था। लेकिन धीरे धीरे जो है यहाँ पर परिवर्तन लोग चाहने लगे और परिवर्तन की चाह में जो है बहुत सारे जो है परिवर्तन हुए भी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है बहुत सारे परिवर्तन भी हुए। कुछ जो है जैकोबिन क्लब के नाम भी आप फ्रांसीसी क्रांति में देखे। आपने नेपोलियन के बारे में देखा कि कैसे राजतंत्र का जो है फिर से उदय होता है और कैसे जो है गणतंत्र का जो पहले गणतंत्र था किस प्रकार से वो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कैसे लोगों पर बहुत सारे जो नेशनल असेंबली बना करती थी बनी थी उस समय जो है कैसे लोगों के साथ व्यवहार किया जाता था, कैसे जो है परिवर्तन हो रहे थे। इन सारी बातों को हमने फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ा। अब जो है हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में, रूसी क्रांति के बारे में, यूरोप में समाजवाद कैसे होता है और रूसी क्रांति कैसे होती है। इन सारी बातों का हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि सामाजिक परिवर्तन का युग। समाज में परिवर्तन होता है कैसे है, ये कौन सा युग है। तो पिछले अध्याय में हमने भी पढ़ा कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि 18वीं सदी के पहले फ्रांस का समाज छोटे तौर पर स्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और राजनीतिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। किसका था? सामाजिक और आर्थिक रूप से जो सत्ता पर जो नियंत्रण था वो किसका था? कुलीन वर्ग और चर्च का। लेकिन क्रांति के बाद संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरेजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। किसने? भारत में राजा राम मोहन राय और डेरेजियो जो है फ्रांसीसी क्रांति के उल्लेख करते हैं। और बहुत सारे लोग जो थे वो लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रहे बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया। देखिए, मगर यूरोप में सभी लोग आमूल परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल जो है पुनर्गठन जरूरी है। कुछ जो थे रूढ़िवादी थे, कंजर्वेटिव्स थे, तो कुछ जो थे उदारवादी जो लिबरल्स होते हैं वो थे, और कुछ जो थे आमूल परिवर्तन जो कि रेडिकल समाधानों के पक्ष में थे। आगे समाधानों के पक्ष में ये तीनों के नाम याद रखेंगे, एक रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल, जो आमूल परिवर्तन के लिए प्रयत्न कर रहे थे, पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में धारा में क्या फ़र्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ जो है हर काल और परिवेश में एक नहीं होता है। ठीक, इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का जो है एक गंभीर प्रयास किया गया। रूस में हुई रूसी क्रांति जो आप जानेंगे, उसमें जो है रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया।
1.1 में है कि उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी, ये तीनों ऊपर आपने पढ़ा क्या है ये। तो समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों का बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की जो सरकार थी चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन जो था वो कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। ब्रिटेन के सरकार किसके, तो चर्च ऑफ इंग्लैंड के, और ऑस्ट्रिया और स्पेन जो थे ये कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वो वंश आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वह सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार के किसी के अधिकारों को हनन करने या छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य बताए। पर यह जो है समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। ये जो उदारवादी लोग थे। आगे है, इसके विपरीत था एक रेडिकल समूह। रेडिकल समूह के लिए ऐसी सरकार के पक्ष में था जो आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार के समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध करते थे। कौन, तो जो रेडिकल आदमी होते थे। और यहाँ पर उदारवादी जो लोग थे वो लोकतंत्र नहीं चाहते थे। ये लोकतंत्रवादी नहीं, ये जो है अनुशासन कार्य जो है ये समूह जो था लोकतंत्रवादी नहीं था, डेमोक्रेट नहीं था। और यह जो है वोट का अधिकार सिर्फ उन्हीं को देना चाहता था जो केवल जिनके पास संपत्ति हो। और यहाँ पर ये भी याद रखना है कि महिलाओं के जो है यहाँ पर अधिकार को हनन किया गया। और यहाँ पर जो है निर्वाचन के लिए सिर्फ ऐसे व्यक्ति को रखा गया जो क्या है, जिनके पास संपत्ति है। इसमें जो है धर्म दो प्रकार के थे, एक जो ब्रिटेन का चर्च ऑफ इंग्लैंड था और एक ऑस्ट्रिया और स्पेन का जो था कैथोलिक चर्च, उसका समर्थन किया करते थे ऑस्ट्रिया और स्पेन। यहाँ पर वंश आधारित जो शासन व्यवस्था चल रही थी उसका जो है विरोध किया गया। वंश आधारित जो है सत्ता का ये विरोधी थे उदारवादी जो समूह था वो। और जो रेडिकल समूह थे वो सब कुछ चाहते थे। वो जो है महिला मताधिकार के समर्थक भी थे। उदारवादी के ये विपरीत डायरेक्ट थे। सेना जमींदारों और उद्योगपतियों को भी जो है किसी तरह का विशेषाधिकार जो दिया जा रहा है वो नहीं देने के इसके पक्ष में थे, नहीं देना है ये कहते थे। अब आगे है कि रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। और जो तीसरा था रूढ़िवादी, ये दोनों के खिलाफ था। ये रेडिकल और उदारवादी के दोनों के खिलाफ था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है। परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात जो है अतीत को पूरी तरह से ठुकराया नहीं जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। कौन धीमा चाहते थे, तो जो रूढ़िवादी थे। आगे फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुआ। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को नष्ट कर दिया। 1.2 में आपका है कि औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। यहाँ पर नया शब्द देख रहे हैं जो मताधिकार आंदोलन, वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन, मताधिकार आंदोलन। यहाँ पर पढ़ेंगे यह राजनीतिक रुझान एक नए युग का घोतक थे।
यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह जो है ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे और नए-नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण के ने औरत, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली जो था बहुत लंबी होती थी और मजदूर जो है वो कम थे और बेरोजगारी आम जो है समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर जो है बेरोजगारी और बढ़ती जा रही थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसीलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर चित्र जो दिखाया गया है हेनरी मैन्यू लंदन लेबर एंड लंदन पुअर के जो है यहाँ पर गरीबों के दशा के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। एक व्यक्ति के जो है गरीब की दशा किस प्रकार से है ये देख सकते हैं कि एक शराब का यहाँ पर बोतल लेने के लिए किस प्रकार से एक मध्य में लंदन के गरीबों की दशा उसी समय के एक व्यक्ति की दृष्टि में देख सकते हैं कैसा था। लगभग देखेंगे आगे कि लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। सभी जो उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और इनके जो है उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार का औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। इसीलिए वह चाहते थे कि इस समय के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो तो इस समय जो है इस व्यवस्था को भरपूर लाभ लिया जा सकता है। मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो तो ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमिता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलंबर हो गए। ये इनके विचार के कारण जो है रेडिकल और उदारवादी के जो पार्टी थे उनके जो है इर्द गिर्द ये सारे लोग अब आने लगे थे। आगे है कि यूरोप में 1815 जिस तरह की सरकार बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। कब तो 1815 में फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करने चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। 1815 में इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ राजा के खिलाफ साजिश रची। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते हैं। किसके? तो मेज़िनी की जो है रचना पढ़ी जाती है। राष्ट्रवादी जो था इटली के राष्ट्रवादी 1815 में जो है उसके नाम क्या था? तो ऐसे मेज़िनी के नाम से आप इसको पुकारते हैं। ऐसे इसका पूरा नाम क्या था? गिसेप मेज़िनी। यहाँ पर क्रियाकलाप में आपको मान लीजिए कि किसी निजी संपत्ति को खत्म करने और उसकी जगह सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था लागू करने के सवाल पर आपके इलाके में एक बैठक बुलाई गई। इनमें से जो है निम्नलिखित व्यक्तियों के रूप में उस बैठक में आप जो भाषण देंगे वह लिखें। यहाँ पर आप भाषण किस पर देंगे? जो व्यक्तिगत रूप से जो है संपत्ति को खत्म करें और यहाँ पर सामूहिक स्वामित्व जो हैं वो लागू होने हैं, व्यवस्था लागू होने हैं, तो आप किस पर भाषण देंगे? एक भाषण है जो एक गरीब खेतिहर मजदूर, एक मझौला भूस्वामी, एक कृषि स्वामी, किस पर आप भाषण देंगे आप बता सकते हैं।
जो सबसे ज़्यादा जो गरीब है उसके कारण को हम बताएंगे, उसके जो है व्यवस्था को बताएंगे, किस प्रकार उनको एक जो है धारा में लाया जाए, ये सारे बात आप जानते हैं करेंगे। आगे यहाँ पर है तीसरा पॉइंट है कि यूरोप में समाजवाद का आना। अब समाजवाद यूरोप में कैसे आता है, इसके बारे में हम अध्ययन अब करने वाले हैं। देखिए, देखा गया कि समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी, जो समाज को पुनर्गठन करना चाहती थी, जो दूरगामी दृष्टि से देख रहा था, विचारधारा उनका दूरगामी था, वो समाज को एक करना चाह रहा था, यही समाजवाद था, यही समाजवाद है। 19वीं सदी के मध्य तक जो है यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ जो है बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं का जड़ है। जो जब आप निजी संपत्ति रखते हैं तो ये सारी समस्या, वो अहंकारी हो गया, वो जो है क्या हो गया, वो सभी को अपने नीचे रखना चाह रहा है, वो जो है एक आधिपत्य जमाए रखना चाहता है। निजी व्यक्ति जो है स्वामित्व व्यवस्था जो है बहुत ही दयनीय व्यवस्था समाज में बनाकर रख देती है। ये जो है लोग ऐसे समाजवाद के लोग मानते हैं। आगे है कि वो ऐसा क्यों मानते थे। उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति का उत्पादनशील बनाते हैं, जो उनकी संपत्ति क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उत्पादित करते हैं। इसीलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी जो है तरह से ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया। आगे है कि कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है, समाजवादी का आधार क्या होगा। तो समाजवादियों के पास जो है भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्प थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 इनका काल है। रॉबर्ट ओवेन जो कहाँ के, इंग्लैंड के उद्योगपति थे, ने इंडियाना जिसको अमेरिका बोलते हैं, इंडियाना में नया समन्वय न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना करने का प्रयास किया। और जो है कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लॉक 1813 से 1882 इसका जो है काल है। लुई ब्लॉक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिल कर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। कोऑपरेटिव क्या था, तो एक समूह था जो सब एक साथ मिलकर काम करते थे और मुनाफा का जो है सभी सदस्य बंटवारा करते थे। इसके बारे में हमने पढ़ा। क्रियाकलाप में जो है निजी संपत्ति के पूंजीवादी और समाजवादी के बीच में क्या अंतर होता है बताएंगे। और यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे अब कार्ल मार्क्स। देखिए, कार्ल मार्क्स का जो है काल कितना है, 1818 से 1882। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। कार्ल मार्क्स के काल को भी पूछ लेता है कि इनका जन्म और मृत्यु कब हुआ, इसे इसका काल कितना है, समय कितना है, तो 1818 से 1882। और फ्रेडरिक एंगेल्स जो 1820 से लेकर 1895 ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का जो विचार था क्या था, मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। क्या है, बहुत बार क्वेश्चन ये जो है आपसे ऐसे करके भी पूछ लिया जाता है। जो मार्क्स का विचार क्या था, तो मार्क्स का क्या विचार था, तो मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक जो समाज है वो क्या है, पूंजीवादी समाज। औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, ठीक।
फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीवादी पूंजीपति इस तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण का स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज नाम दिया। कम्युनिस्ट समाज किसने कहा? तो कार्ल मार्क्स। काल बताएंगे 1818 से 1882। एक विचार उनका क्या था? औद्योगिक जो समाज है वो पूंजीवादी समाज है, उसको किस तरह से उखाड़ फेंकना चाहिए? तो समाज जो मजदूर हैं वो संगठित हो। समाज में जो मजदूर जो काम करते हैं, जो उन्हीं के बदौलत पूंजीवादी लोग पूंजीपति बनते हैं, पूंजी उनके पास आता है, उन्हीं के काम से आता है। अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मजदूर एक साथ हो। मजदूर को वो एक संगठन बनाने में समाज का वो संगठित करने के लिए एक समाज को साम्यवादी का नाम दिया। वो कम्युनिस्ट कहे समाज का, उन्होंने कम्युनिस्ट साम्यवादी कहा। समाज को क्या कहा उन्होंने? भविष्य को इस समाज को साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट समाज का। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत संभवतः मजदूर की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, याद रखेंगे। यहाँ से हमने थोड़ा डिटेल में आपको शॉर्ट में ही बताया, डिटेल में ही आपको जानकारी दी। यहाँ पर जो लिखा गया है उसके बारे में अब हम आगे देखेंगे। समाजवाद के समर्थन क्या है? 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों के समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली। जो समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से, यहाँ पर याद रखेंगे, द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाता है। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और कोष स्थापित करता है और काम के घंटों की कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक जो पार्टी SPD के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन का आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। याद रखेंगे लेबर पार्टी कब बनती है? 1905 में समाजवादी जो था वो और ट्रेड यूनियन मिलकर एक आंदोलनकारियों ने एक पार्टी बनाता है, नाम था लेबर पार्टी। 1905 में अभी भी लेबर पार्टी है, ये याद रखेंगे कि लेबर पार्टी की स्थापना कब होती है? तो 1905 में। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी ही एक पार्टी का गठन किया गया था। कहाँ? तो फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनता है। लेकिन 1914 तक 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं रहा और समाजवादी कहीं भी सरकार नहीं बना पाया 1914 तक। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। इन जो तीनों जो रेडिकल थे, उदारवादी थे, रूढ़िवादी थे, इनका ही दबदबा था, लेकिन समाजवाद यहाँ पर नहीं आ सका। आगे यहाँ पर कुछ जो चित्र है उसका हम चित्र का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि यह पेरिस कम्यून 1871 का एक चित्र है। इस चित्र में मार्च और मई 1871 के बीच हुए जन विद्रोह को दर्शाया गया है और यह ऐसा दौर था जब पेरिस की नगर परिषद कम्यून पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार
ने कब्जा कर लिया था। यह उथल-पुथल फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के प्रति बढ़े असंतोष के कारण पैदा हुई थी। यद्यपि पेरिस कम्यून को अंततः सरकारी टुकड़ियों ने कुचल डाला, लेकिन दुनिया भर में समाजवादियों ने समाजवादी क्रांति की पुनर्पीठिका रूप में इसका जमकर जश्न मनाया। पेरिस कम्यून को दो और चीज़ें की वजह से आज तक आज भी याद किया जाता है। एक, जो मजदूरों को लाल झंडे का उदय इसी के समय हुआ था। कहाँ? तो ये जो पेरिस कम्यून था, इसी में दो काम हुआ। एक था जो है मजदूरों के लिए लाल झंडे का उदय इसी घटना से हुआ, और कम्यूनांडो क्रांति का, जिसको क्रांतिकारी कहते हैं, कम्यूनांडो को ने अपने लिए यही झंडा चुना था। और दूसरा था मार्सेयेस के लिए, जो इस घटना के बाद पेरिस कम्यून और मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया। उल्लेखनीय है कि इस गीत को मूलतः जो पेरिस के जाते वक्त जो है गाया गया था, मार्सेयस के द्वारा लिखा गया था, जो यही क्या बन गया, राष्ट्रीय गीत बन गया था। पेरिस जो फ्रांस का राष्ट्रीय गीत बन गया था। उल्लेखनीय है कि इस गीत को मूलतः 1792 में युद्ध गीत के रूप में लिखा गया था। इसको जो है युद्ध गीत के रूप में 1792 में, पहले अध्याय में आपने इसके बारे में मार्सेयस के बारे में पढ़े थे। आगे हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूसी क्रांति बहुत ही बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो चलिए, फ्रांसीसी क्रांति को हमने पढ़ा है, अब रूसी क्रांति को हम पढ़ते हैं। लिखा गया है कि यूरोप का सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक, रूस में यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। कब? तो 1917 में। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ये जो है अक्टूबर में घटना घटी थी। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन होते हैं और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर की घटना होती है और अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1917 में जो है अक्टूबर क्रांति होता है, और जिसके जरिए जो है सत्ता पर समाजवादी अपना आधिपत्य जमाता है, कब्जा कर लेता है। कब? तो 1917 में। और फरवरी 1917 में जो है राजशाही का पतन होता है। 1917 अक्टूबर में जो है समाजवादी कब्जा करता है, और इसीलिए इसको अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन बहुत बार है। अब हम देखेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे, इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति के कुछ जो है साल पहले की स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो ऐसा जो है क्रांति क्यों हुआ। देखिए, लिखा गया है कि रूसी साम्राज्य 1914, ये सेंट पीटर्सबर्ग स्थित विंटर पैलेस के व्हाइट हॉल में जार निकोलस द्वितीय का चित्र है, जो 1900 में है। और यह जो है अर्नेस्ट लिपगार्ड 1847 से 1932 द्वारा चित्रित ये चित्र आपको दिख रहा है। जो सेंट पीटर्सबर्ग में जो स्थित विंटर पैलेस है, वहाँ पर आपको व्हाइट हॉल में जार निकोलस द्वितीय का चित्र 1900 ईस्वी में बनाया गया था, जो यहाँ पर रखा गया है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, कैसे जो है शुरू होता है। देखिए, लिखा गया है कि यूरोप के सबसे पिछले औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। और जो है 1917 में इसके बारे में आपने पूरा पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर हमने समझा कि उलटने के बाद जो है अक्टूबर में 1917 में अक्टूबर क्रांति होती है और समाजवाद यहाँ पर कब्जा करता है। ये आपने पढ़ा समझा। और उसके बाद जो है इसको अक्टूबर क्रांति कहते हैं। फरवरी 1917 में जो है राजशाह का पतन होता है। हमने पूरा डिटेल से समझा इसको, इसलिए आपको एक बार दो बार हम बता दिए, ताकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ये पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको हमने बताया। अब देखिए, यहाँ पर जो है 1914 में रूसी क्रांति होती है। तो 1914 में रूस और
उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। ये जो देख रहे हैं जार निकोलस द्वितीय का शासन, यहाँ पर कहाँ पर था? रूस और उसके जो पूरे साम्राज्य थे वहाँ पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। याद रखेंगे कौन कौन से जो क्षेत्र जो थे वो रूसी साम्राज्य के क्षेत्र थे। तो मॉस्को के आसपास पड़ने वाले जो भूक्षेत्र था उसके अलावा भी कुछ क्षेत्र था, जैसे कि हो गया आपका फिनलैंड, आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस। ये जो थे क्षेत्र ये किसके थे? रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह जो है साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। कौन कौन? तो जॉर्जिया होता था, आर्मेनिया होता और अजरबैजान, जो मध्य एशियाई के क्षेत्र आज आप देख रहे हैं वो भी रूस के ही क्षेत्र थे। ठीक। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, और लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वाले जो लोग थे, रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी इसमें शामिल थे। थोड़ा हम चित्र के माध्यम से देखेंगे कि पहले महायुद्ध में शामिल यूरोपीय देशों को यहाँ पर दर्शाया गया है। केंद्रीय शक्ति कौन था और यहाँ पर जो है कौन कौन देश थे। देखिए ये रूसी साम्राज्य था, ये जो देख रहे हैं ये रूसी साम्राज्य था। ये इसको बोलते थे मित्र शक्ति। क्या बोलते थे? ये मित्र शक्ति में रूसी साम्राज्य हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ का इंग्लैंड हो गया, ये मित्र शक्ति थे। दूसरा था केंद्रीय शक्ति। केंद्रीय शक्ति में आपका था ऑस्ट्रिया और जर्मनी। तीसरा आपका था तटस्थ, जिसका कोई इसमें थोड़ा जो है नहीं लड़ेगा, ना ही वो जो है शामिल होता था। एक था तटस्थ में आपको दिखाया गया है। तटस्थ राज्य में आपको ये आता है पोलैंड का क्षेत्र कुछ, डेनमार्क का क्षेत्र कुछ, जो कि तटस्थ था। स्वीडन था, स्पेन था, स्विट्जरलैंड था, भूमध्य सागर के कुछ क्षेत्र में थे। ये सारे जो थे तटस्थ थे। और ऐसे तटस्थ राज्य जो बाद में केंद्रीय शक्तियों में जा मिले, ये जो देख रहे हैं बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य, ये जो है ये जो किस में जाकर मिल जाता है? तो ये जो मिल जाता है आपको तटस्थ राज्य में। जो ये आपका जो तटस्थ राज था वो जाकर कहाँ मिलता है? तो केंद्रीय शक्ति में जाकर ये मिल जाता है। केंद्रीय शक्ति जो कि आपको था हंगरी और जर्मनी। और अंतिम आपका ये जो इटली को देख रहे हैं, पुर्तगाल को देख रहे हैं, यूनान को देख रहे हैं, ये जो थे ऐसे तटस्थ राज थे जो बाद में जो है मित्र राष्ट्र में जाकर ये मिल जाते हैं। ये जो है किस में जाकर मिलते हैं? तो यूनान, जर्मनी, ये सारे फ्रांस में जाकर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि कौन किसके जो है तटस्थ थे और कौन जो है किसके साथ था। तो यहाँ पर एक बार हम आपको इस चित्र के माध्यम से कौन कौन जो राज्य थे यहाँ पर हम देखेंगे। रूसी साम्राज्य एक पूरा, ये जो था ये क्या था? मित्र शक्ति था। फ्रांस था मित्र शक्ति। केंद्रीय शक्ति में आपका ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी हो गया। तटस्थ में था आपका स्पेन, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, हॉलैंड, यहाँ पर भूमध्य स्विट्जरलैंड और अल्बानिया, ये तटस्थ था। और यहाँ पर आपको याद रखना है बाद में जाकर मिल जाता है बुल्गारिया, ऑटोमन, ये किस में मिलता है? केंद्रीय शक्ति में जाकर मिलता है, जो ऑस्ट्रिया हंगरी में। और मित्र शक्ति में जाकर मिलने वाले राज्य थे इटली, पुर्तगाल, यूनान और ये जो रोमानिया है, ये मित्र शक्ति में जाकर मिल जाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे अर्थव्यवस्था और समाज यहाँ की। तो 20वीं सदी के शुरुआत में रूस की आबादी एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी में से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर 40 से 50% ही लोग जो है यहाँ पर थे, ज़्यादा नहीं था। रूसी साम्राज्य में किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस आज
रूस जो है अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। रूस अनाज का क्या था? एक बड़ा निर्यातक था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कारखानों भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने जो है 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में दुगुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखानों मजदूरों की संख्या लगभग के बराबर हो चुकी थी। ये देख रहे हैं, ये तस्वीर आपको है युद्ध से पहले सेंट पीटर्सबर्ग में बेरोजगार किसान। बहुत सारे लोग जो है धर्मार्थ लंगरों में खाना खाते थे और खस्ता हाल मकानों में रहते थे। आगे है, ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। क्या थी? निजी संपत्ति था। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। लेकिन फैक्ट्री जो है इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन पर रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्रायः 15 घंटे तक खींच जाती थी। कितना? तो 15 घंटे तक। जबकि कारखानों में मजदूरों आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरे से लेकर जो है डॉर्मेटरी तक तरह तरह की व्यवस्थाएं मौजूद थी। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि पूर्व क्रांति रूस में जो है एक डॉर्मेटरी में बने बंकर में जो है सोते हुए मजदूर वे पालियों में बारी बारी से सोते थे और परिवार के साथ नहीं रह सकते थे। आगे लिखा गया है कि सामाजिक स्तर पर जो है मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर अस्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के साथ स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते हैं। क्या मानते हैं? खुद को साहब मानते हैं। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले जो है आधे से 3/4 तक महिलाओं को वेतन मिलता था। मजदूरों के बीच जो है मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। और यद्यपि कुछ मजदूरों में बेरोजगारी और आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए गए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। यहाँ से आप ये बात समझ सकते हैं कि जो मजदूर को कम वेतन 1914 में जो है फैक्ट्री में 31% की जनसंख्या जो है संख्या औरत की थी, लेकिन वेतन जो था पुरुष से कम था। यहाँ पर जो योग्यता और दक्षता के स्तर थे, उसमें योग्यता जो रखने वाले व्यक्ति थे वो अपने आप को क्या समझते थे? वो अपने आप को मालिक समझते थे। और जो व्यक्ति मजदूर होता था उसका व्यवहार और जो उसका थोड़ा दक्षता योग्यता उनके बीच में फ़र्क अगर रहता तो उनका व्यवहार, दोनों में अंतर आपको इसमें मिलता था। तो इन सारे बेरोजगारों और आर्थिक स्थिति के समय जो है एक दूसरे का सहयोग करने के लिए संगठन बना, लेकिन बहुत ही कम जो है संगठन था। यहाँ पर हम देखेंगे कि इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था तो उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। जो है मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी करते थे। 1896 से 1897 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर खेती
जो किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियां पर सामंतों, राजशाही, ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले से मिली हुई थी। जो नवाब थे, जो सामंत थे, उनकी जो भी हैसियत था वो जार के कारण था, जो राजा थे उसके कारण था। और जो गांव के लोग होते थे वो थोड़ा धार्मिक स्वभाव के होते थे। और इनकी संपत्ति जो है, ज़्यादातर जो लोग खेती करते थे, जो ज़्यादातर देहात के लोग खेती करते थे, उनकी संपत्तियों पर जो है किसका, तो सामंत, राजशाही और चर्च के जो है उसका चर्च का कब्जा होता था। इसमें जो है बात बताई गई है। अब हम आगे पढ़ेंगे। जो यहाँ पर है कि जार के प्रति था और यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिण रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ऐसी ही घटनाएं घटने लगी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान जो थे समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून मतलब मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। कौन किसान के ज़मीन बांटता था, तो मीर का नाम और यहाँ पर मीर होता था, जिसको कम्यून भी कहते हैं। वो किसान जो किसान के लिए खेती के लिए चाहिए ज़मीन, उसको यही बांटते थे, मीर जो होते थे, जिसको कम्यून भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ जो है बात दी गई है, स्रोत देखेंगे। स्रोत में लिखा गया है कि उस समय में समाजवादी कार्यकर्ता अलेक्जेंडर सल्यापिनकोव के वक्तव्य से पता चलता है कि बैठकें कैसे आयोजित की जाती थी। देखिए, एक एक कारखाने और दुकान में जा जाकर प्रचार किया जाता था। अध्ययन चक्र भी चलाए जाते थे। संबंधित अधिकृत मुद्दों के मामलों पर कानूनी बैठकें भी बुलाई जाती थी। लेकिन इस गतिविधियों को मजदूर वर्ग के मुक्ति के व्यापक असंघर्ष की बड़ी निपुणता से पिरो दिया जाता था। गैर कानूनी बैठकें ज़रूरत के वक्त फ़ौरन आयोजित कर ली जाती थी, लेकिन लंच के दौरान, शाम को फाटक के बाहर, यार्ड में या कई मंजिल इमारत की सीढ़ियों में व्यवस्थित ढंग से बैठकें आयोजित की जाती थी। सबसे जागरूक मजदूर दरवाजे के पास पलंग का काम संभालते थे और मुहाने पर बहुत भी जो है इकट्ठा हो जाती थी। वहाँ सबके सामने एक आंदोलनकारी खड़ा होता था। मालिक टेलीफोन पर पुलिस को इस बारे में जानकारी देते थे, लेकिन जब तक पुलिस पहुँचती थी तब तक भाषण पूरे हो चुके होते थे और ज़रूरी फैसले ले लिए जाते थे। ये जो है अलेक्जेंडर सल्यापिनकोव ऑफ द ईव ऑफ 1900 जो है ऑन द ईव ऑफ 1917 में ये जो है किताब जो है इनके द्वारा छापी गई थी। ये इसी का ये स्रोत है। अब है यहाँ के रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जो कि रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। याद रखेंगे कब पार्टी का गठन होता है, तो 1898 में। नाम क्या है, तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। हिंदी में नाम याद रखेंगे, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। सरकारी आतंक के कारण जो है इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था और इस पार्टी का एक अखबार निकलता था। उसे मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे।
कुछ रूसी सामाजिक को लगता था कि रूस किसान जिस जगह जो है जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वो स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति के मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति के नेतृत्व करेंगे। रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो कि समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। ये जो है ग्रामीण इलाकों के द्वारा जो है गठन किया गया पार्टी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसको कहते हैं समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन होता है। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और जो है किसानों की मांग जो थी सामंतों के कब्जे वाले ज़मीन फौरन किसानों को सौंपी जाए, ये मांग उन्होंने की। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतांत्रिक सोशल डेमोक्रेट्स खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। जो लोकतांत्रिक समाजवादी था वो नहीं, समाजवादी लोकतांत्रिक खेमा जो था वो इससे सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे, तो जो नौकरों से खेती करवाते थे। पर आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलनों का हिस्सा नहीं हो सकते थे। सांगठिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक खेमे के मुखिया था, सोचते थे कि जार जो कि राजा होता था शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा जो मेंशेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। ये दोनों का जो है थोड़ा ये याद रखेंगे कि लेनिन क्या चाहता था। लेनिन चाहता था कि राजा जो शासित देश है रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत क्या हो, अनुशासित हो और जो है अपने सदस्यों की संख्या व स्तर जो है उस पर पूरा नियंत्रण हो। दूसरा खेमा क्या था, तो मेंशेविक का था। वो क्या मानता था, तो वो पार्टी को वह जो है मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। अब देखिए उथल पुथल की राजनीति शुरू होती है। उथल पुथल का समय कब होता है शुरू, तो 1905 की क्रांति। उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारी के साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे कि पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थन, जदीदियों जो कि मुस्लिम बहुल इलाकों में का समर्थन मिला। जो जदीदियों का भी समर्थन मिलता है और राष्ट्रवादी में जैसे पोलैंड का भी समर्थन मिलता है। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। ज़रूरी चीज़ों की कीमतें तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स मतलब रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया। जो 4 सदस्य थे को उसमें जो है उनको जो प्यूतिलोव आयरन वर्क्स था उनको नौकरी से क्या किया, हटा दिया गया। तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। और इसी दौरान जब पादरी गेपॉन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जो कि जार का महल था के सामने पहुंचा, तो पुलिस और कोसैक्स ने मजदूरों पर हमला
कर दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, खूनी रविवार की क्यों घटना होती है? तो 1905 में जो है ये घटना होती है और 1905 की क्रांति की शुरुआती जो है इसी घटना से हुई थी और इसी घटना से जो है 1905 की घटना शुरुआत होता है। याद रखेंगे खूनी रविवार। खूनी रविवार में जो है जार के महल के सामने मजदूर पहुंचते हैं। किसके नेतृत्व में? तो पादरी था जो गेपोव था, उसके नेतृत्व में जो है जुलूस पहुंचता है। कहाँ पे? विंटर पैलेस, जो जार का महल था, वहाँ पर पुलिस और कॉन्सेक्स ने मजदूरों पर क्या किया? हमला कर दिया। इसे 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए, 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए और इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। यह जो था मजदूरों के द्वारा किया जा रहा आंदोलन था और यहाँ पर आप याद रखेंगे 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर थे जो कि पीटर्सबर्ग में गए थे। कुछ दिनों में ही जो है पीटर्सबर्ग में ज़्यादा मजदूर जो है घंटे के काम और वेतन में वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार मांग करते हुए हड़ताल पर गए थे और इसी के दौरान 1904 में ही जो है इसी दौरान पादरी जो था कौन? गेपोन के नेतृत्व में जो है मजदूरों का जो एक जुलूस था वो कहाँ पहुँच गया? जुलूस विंटर पैलेस, जो कि राजमहल था किसका? तो जार का। और उसके सामने तो पुलिस सामने पहुंचा तो पुलिस क्या किया? तो कॉन्सेक्स ने क्या किया? तो मजदूरों पर हमला बोल दिया और 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए, 300 से ज़्यादा घायल हुए और इतिहास में इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। और 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगे जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे। विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कारीगरों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। इसके बाद जो है यूनियंस ऑफ यूनियंस की स्थापना होती है। यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। यहाँ पर हम देखेंगे 1905 के उथल-पुथल में कैसे हुआ, तो यहाँ पर जो है मजदूरों के द्वारा होता है। अब जो है नए शब्द यहाँ पर हैं कि निरंकुश राजशाही, राजा का बिना रोक-टोक शासन। दीदी किसको कहते हैं? तो रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी। और वास्तविक वेतन क्या है? तो इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती है, उसके वेतन से कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती है, वही वास्तविक वेतन है। देखिए 1905 की क्रांति के दौरान जो है जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। कब? तो 1905 में संसद की निर्वाचित परामर्श दाता ने क्या किया? संसद या ड्यूमा, जिसको ड्यूमा बोलते हैं, का गठन की सहमति देता है। क्रांति के समय कुछ दिनों तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें जो है अनधिकृत रूप से काम करने लगे क्योंकि उन्हें जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई और जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। जो पहला ड्यूमा था 75 दिन के भीतर बर्खास्त हुआ, दूसरा जो ड्यूमा था वो संसद था वो 3 महीने के भीतर बर्खास्त हो गया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल कर के तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला और यहाँ पर रूढ़िवादी नेता तीसरे ड्यूमा में आ गए और उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर कर दिया और उदारवादी और क्रांतिकारियों को क्या किया? बाहर रखा गया। उसके बाद शुरू होता है पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की जो केंद्रीय शक्ति थी, तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था। याद रखेंगे एक खेमा जो कौन कौन? तो एक खेमा में कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, जिसको तुर्की नाम से आप जानते हैं, केंद्रीय शक्ति थी। दूसरा खेमा जो था वो फ्रांस था, ब्रिटेन था और रूस था। ये 3 शक्ति थी। ठीक,
ये 3 थे। बाद में जो है इटली और रोमानिया भी इसी खेमे में शामिल होता है। जो इटली और रोमानिया था वो फ्रांस के खेमे में आता है। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसीलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। और इसी युद्ध को क्या कहा जाता है? पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। पहला खेमा याद रखेंगे जिसमें यूरोपीय गठबंधनों के बीच में युद्ध जो होती है, एक खेमा जो था आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। दूसरा खेमा था फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। 3 याद रखेंगे, इसमें 3 जो है शक्ति ज़्यादा थी। बाद में इटली और रोमानिया जो है फ्रांस के खेमे में आता है, और तुर्की, ऑस्ट्रिया और जर्मनी की खेमे में कौन आता है इसके बारे में आपने ऊपर पढ़ा है। एक बार आपको हम ग्राफ में ले चलते हैं, जहाँ पे देखेंगे जो कि ये जो देख रहे हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये केंद्रीय शक्ति, और तुर्की ये जो शक्ति थी क्या थी? केंद्रीय शक्ति थी। और मित्र शक्ति में आपको कौन था? तो था इंग्लैंड, फ्रांस और यहाँ पर जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। और जर्मनी और ऑस्ट्रिया और तुर्की जो था वो किस में था? तो ये था आपका पहला, जो कि केंद्रीय शक्ति में था। और ये जो आप देख रहे हैं मित्र, इसको केंद्रीय शक्ति कहा गया, इसको केंद्रीय शक्ति कहा गया, इसको मित्र शक्ति कहा गया। रूस, फ्रांस और इंग्लैंड जो था इसको मित्र शक्ति का नाम दिया गया। मित्र शक्ति में जो है ऐसे भी राष्ट्र आए जैसे कि इटली, रोमानिया, पुर्तगाल, रूस में जो है आता है रोमानिया और यूनान, ये मित्र शक्ति में शामिल होता है। और जो है जो केंद्रीय शक्ति में शामिल हो जाता है वो था जो ऑटोमन साम्राज्य था। और बुल्गारिया जो था ये जो है किसमें शामिल हो जाता है? केंद्रीय शक्ति में जाकर शामिल हो जाता है। यहाँ पर आपको हम 1914 में जो युद्ध होता है उसके बारे में चित्र में दिखाया गया। आप यहाँ पर एक चीज़ और याद रखेंगे कि आपको मित्र शक्ति कौन थे ये भी पूछ लेता है, और केंद्रीय शक्ति में कौन था ये भी पूछ लेता है। तो मित्र शक्ति का नाम याद रखिएगा, हम पुनः आपको एक बार याद दिलवाते हैं। पहला रूसी शक्ति, रूसी साम्राज्य, फ्रांस और इंग्लैंड, 3 का यह मुख्य रूप से याद रखेंगे। शामिल जो होता है मित्र शक्ति में आपको यह है रोमानिया, यूनान, इटली, पुर्तगाल, ये जो हैं शामिल होते हैं। दूसरा चलिए केंद्रीय शक्ति में, केंद्रीय शक्ति था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की जिसको बोलते हैं। और इसमें जो है जो केंद्रीय शक्ति में शामिल होता है, केंद्रीय शक्ति में जो शामिल होने वाला होता है वो होता है बुल्गारिया, ऑटोमन साम्राज्य। ये 4-5 जो है आप याद रखेंगे, बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। और तटस्थ था स्पेन था, स्विट्जरलैंड था, हॉलैंड था, ये सब नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब तटस्थ थे। तो आपने यहाँ पर देखा कौन किसके साथ लड़ रहा था। तो आगे हम पढ़ेंगे। इस युद्ध को शुरू में जो है रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया। यहाँ पर याद रखेंगे, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो पेट्रोग्राद ये नाम रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। क्या था? सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था, और पेट्रोग्राद जो है इसका नाम अब रख दिया गया था इसी समय में। जार की पत्नी महारानी, जो कि क्या नाम था उसका? जारीना थी, वो जार की पत्नी महारानी थी। और अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उनकी घटिया सलाहकारों, खास तौर पर ये कहाँ की थी? जर्मन मूल की थी। और घटिया जो है सलाहकार थे, खास तौर से रासपुतीन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। कौन? तो रासपुतीन नामक एक सन्यासी था जिसने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में जो है पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिमी मोर्चे में जो है सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय
कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना के पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 16 के बीच जर्मन और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। जर्मन और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलना पड़ता है। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। 70 लाख लोग मारे 1917 में जा चुके थे। उसके बाद पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही ना सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए और 30 लाख से ज़्यादा लोग जो थे वो शरणार्थी हो गए। इस हालत में सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया, और सरकार और जार थे दोनों अब अलोकप्रिय हो गए, और सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे। अब वो लड़ना नहीं चाहते थे, लड़ना युद्ध में नहीं चाहते थे। ज़्यादातर लोग यह ऑस्ट्रिया और जर्मनी के साथ 70 लाख से ज़्यादा लोग 1917 तक मारे जा चुके थे। बहुत बार रूस को इससे हार का सामना करना पड़ा था जर्मनी और ऑस्ट्रिया से, और इसके बाद भी फसल बर्बाद जब हुआ तो 30 लाख से जो लोग ज़्यादा थे वो शरणार्थी बन गए, और इससे अब सिपाही भी तंग आ गया। इससे सरकार और जार दोनों अलोकप्रिय हो गए थे। ये चित्र दिखाया गया है पहले विश्व युद्ध के दौरान। ये रूसी सिपाही हैं। क्या है? रूसी सिपाही। रूसी जो सिपाही थे, शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम लोरर कहा जाता था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। जब इस सेना ने अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू कर दिया तो जार की सत्ता भी ढह गई। जब ये क्रांतिकारी का समर्थन सेना करने लगे तो जार की सत्ता क्या हुई? खत्म हो गई, ढह गई। ये चित्र देख सकते हैं। अब यह युद्ध के बाद क्या होता है? युद्धों से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ता है। युद्ध के बाद जो होता है, रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप की बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरी की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप्स ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानें पर अक्सर दंगे होने लगे। आपने दंगे के बारे में पहले फ्रांस में भी देखे होंगे कि पाव रोटी के लिए दंगा हो रहा था। 1916 के दिन के साथ आप जर्मनी जार की सेना में जनरल हैं। 1916 के दिन हैं, आप जार की सेना में जनरल हैं और पूर्वी मोर्चे पर तैनात हैं। आप मॉस्को सरकार के लिए एक रिपोर्ट लिख रहे हैं। अपनी रिपोर्ट में सुझाव दीजिए कि स्थिति को सुधारने के लिए अपनी राय में क्या क्या किया जाना चाहिए। तो आप इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या करेंगे? तो आप सरकार के द्वारा जो चल रही नीतियां हैं उसमें बदलाव करेंगे। आप क्यों युद्ध लड़ रहे हैं? आपके युद्ध के कारण जो भी त्राहिमाम लोग हो रहे हैं, जिसकी मृत्यु हो रही है, उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। जिसके नज़रअंदाज करने के बाद क्या किया सेना? तो यहाँ पर क्रांतिकारी का साथ दे दिया और इसके बाद जार की जो सत्ता थी वो समाप्त हो गई। देखिए यहाँ पर थोड़ा ये लंबा चैप्टर है। हम इसको दूसरे पार्ट में अब करेंगे, जो पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति, जो कि पीटर्सबर्ग का ही नाम था, जो जर्मन नाम था। युद्ध के समय इसका नाम पेट्रोग्राद रखा गया और इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। उसके जो बचे हुए आपका आधे अभी बचे हुए चैप्टर हैं, इसको हम दूसरे अध्याय में समाप्त करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।